हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पढ़ने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। सॉइल की जो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितने प्रकार की सॉइल होती है, तो प्लास्टिसिटी के आधार पर अगर टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो हम लोग जानते हैं एक होता है लो प्लास्टिक सॉइल, एक होता है मीडियम प्लास्टिक सॉइल और तीसरा हमारा होता है हाई प्लास्टिक सॉइल, ठीक है ना। तो किस कंडीशन में आप ये नाम रख पाएंगे उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है ना। सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या होती है, इसी के बारे में पहले समझते हैं, तब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो आपको हम बता चुके हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताए थे आपसे कि सॉइल जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक हमारा होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है। दूसरा हमारा होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। कोर्स ग्रेन्ड किसको कहेंगे, जिस भी पार्टिकल का साइज, जिस भी सॉइल पार्टिकल का साइज जो है 75 माइक्रोन से ज्यादा होगा, 75 माइक्रोन से अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो कहेंगे उसको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। लेकिन अगर साइज, ठीक है ना, अगर सॉइल के पार्टिकल का साइज 75 माइक्रोन से कम हो गया तो कहेंगे उसको फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। अब क्या है, इस सॉइल की बात करें तो इसमें आपका सैंड आता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सैंड, ठीक है, ग्रेवल, कोबल एंड बोल्डर्स, ठीक है ना। अब क्या है, अगर आप ग्रेवल की बात कर लें, चलिए गिट्टी की बात कर लेते हैं, सैंड की नहीं लेते हैं, बड़े बड़े इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेवल ले रहे हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। एक ग्रेवल ये है। अब क्या कर रहे हैं, इनको आपस में ऐसे हम लोग आपस में ला रहे हैं, चिपका रहे हैं, ठीक है ना। जैसे चिपका रहे हैं ऐसे संपर्क में ला रहे हैं, ठीक है। अब फिर जैसे ला रहे हैं वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हाथ हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बिल्कुल जैसे ये अलग हो जा रहा है, ये वाला, ये देखिए, ये जो हमारा मार्कर है ये बिल्कुल अलग हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इनमें चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ठीक है। जब सूखा था तब भी ये नहीं चिपक रहा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको पानी में डुबा दे रहे हैं, इनको पानी में डुबा करके लाए, जैसे ये मार्कर है इसको भी पानी में डुबाए और इसको भी डुबा करके आपस में ला करके ऐसे चिपका रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं फिर छोड़ दे रहा है, मतलब इसमें चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि इनको कहा जाता है कोहेजनलेस सॉइल। ये होते हैं हमारे कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है ना। मतलब इसमें चिपकने की आपस में प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इनके बारे में। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में, इनमें अगर देखेंगे आप, फाइन ग्रेन्ड सॉइल देखेंगे जिसमें आपका क्ले और सिल्ट आता है, क्ले एंड सिल्ट आते हैं, ठीक है ना। क्ले और सिल्ट आते हैं, जो क्ले होता है उनका साइज 2 माइक्रोन से छोटा होता है और जो सिल्ट होते हैं वो 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं और 2 माइक्रोन से बड़े होते हैं, ठीक है, उनको सिल्ट कहते हैं। तो ये आपके दोनों जो सॉइल होते हैं इन्हीं को बोला जाता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब क्या, अगर क्ले पार्टिकल को देखा जाए, क्ले पार्टिकल को आप देखेंगे, ठीक है ना, क्ले पार्टिकल को देखेंगे तो इनके सतह पर चार्ज होता है, इनके सरफेस पर जो है चार्ज पाया जाता है, ठीक है। आपको मिटा करके हम बता रहे हैं, नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, यहाँ बस हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्ले पार्टिकल का हम आपको पूरा एक मॉलिक्यूलर लेवल तक बताते हैं, ठीक है ना। बता रहे हैं किस तरीके से एक क्ले का पार्टिकल होता है, तो थोड़ा उसी चीज से समझेंगे, वहीं से निकल करके आएगी प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। तब प्लास्टिसिटी का आपको डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये हमारा क्ले है, क्ले पार्टिकल जानबूझ करके बड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारा सॉइल पड़ा हुआ है, यहाँ से वहां से एक पार्टिकल उठा लिए, एक छोटा सा पार्टिकल उठाए हैं, ठीक है ना। इसको अगर ऐसे बनाए 3D में, 3D तो नहीं बनाएंगे, भी मिटा देंगे, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है फेस, इस वाले को, ठीक है। इसको बोला जाता है एज। एज पर पॉजिटिव चार्ज होता है और फेस पर हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है क्ले में, ठीक है ना। तो चलिए चार्ज को हम यहाँ से अभी नहीं दिखा रहे हैं 3D में, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एज पर, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है,
फेस पर, ठीक है ना, माइनस चार्ज है। ठीक, अब दूसरा पार्टिकल ला रहे हैं, दूसरा पार्टिकल जब लाएंगे, इसका दूसरा पार्टिकल लाएंगे तो उसको ही बना दे रहे हैं यहाँ पर, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला, चलिए दूसरा पार्टिकल ला दिए, ठीक है ना, जानबूझ करके यहीं पर लाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी माइनस चार्ज दिखेगा, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा। अब क्या है, जब ये चार्ज आप देख रहे हैं तो होता क्या है, अगर ये सॉइल शुरुआत में देखें, देखिए इनमें चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, अपोजिट वाले और माइनस वाले आपस के संपर्क में आएंगे तो फिर क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर बना देंगे, सॉइल का स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इसके फेस से, एज वाला फेस से जुड़ करके स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको बोलते हैं फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ होता है ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा सॉइल का, उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तभी वैसा नहीं, बस आपको समझाने की बात कर रहे हैं। अब क्या है, ये सॉइल सूखा है, ठीक है ना, अब ये सॉइल सूखा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक मिट्टी ऐसे रखी हुई है, क्ले ही है, हम लोग हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं इसके शेप और साइज में तनिक भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं ये टूट करके यहाँ से अलग हो जा रहा है। जब ये सूखा था, ठीक है, सूखा था तो अचानक से यहाँ से टूट करके ये अलग हो गया। जैसे आप डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से टूट करके निकल जा रहा है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पर पानी ला दें, देखिए हम क्या कर रहे हैं, सॉइल में पानी मिला दे रहे हैं, जो आपका सॉइल रखा है इसी में H2O मिला दे रहे हैं। H2O की अगर बात करें पानी की, तो ये H आयन और OH माइनस के रूप में होता है, ठीक है, ये केटायन होगा और ये एनायन होगा, इन्हीं को मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा H2O, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होगा, उसकी बात तो नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं जो H आयन है, ये माइनस के साथ आ करके चिपक जाएगा, यहाँ पर आ करके चिपक जाएगा, ठीक है। तो H आयन आएगा तो इसी के साथ OH माइनस भी तो आएगा, यानी टोटल यहाँ पर पानी आएगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या है, देखिए दो पार्टिकल के बीच में यहाँ पर क्या है, H2O भर जाएगा, ठीक है। सतह पर, किसी भी पार्टिकल के सतह पर जब पानी आकर के चिपकता है तो उस पानी को बोला जाता है एडजॉर्ब वाटर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर। अब क्या है, अगर इस पार्टिकल पर इधर की तरफ फोर्स लगाएं, टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, तो ये पार्टिकल इस पर आसानी से लगेगा फिसलने, क्योंकि यहाँ पर लुब्रिकेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पानी मिलाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, इनके बीच में एडजॉर्ब वाटर आ गया, और जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे ये पार्टिकल इसके ऊपर मूव करने लगेगा बहुत आसानी से। एक कांस्टेंट फोर्स पर, एक कांस्टेंट फोर्स ही लगाएंगे, कांस्टेंट मतलब मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, ठीक है, उसी 2 न्यूटन के फोर्स पर लगातार ये डिफॉर्म होता रहेगा। लेकिन जब ये सूखा था तो फोर्स आप पहले 0 लगाए थे, फिर 1 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक समय आ रहा है डिफॉर्म होने के बजाय क्या हो रहा है, क्रैक हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये क्रैक नहीं होगा, इसी पर ये फिसल करके इसके शेप और साइज में, शेप में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि ये एडजॉर्ब वाटर के कारण सॉइल के अंदर, जो क्ले सॉइल थी, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, जैसे इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है, बस इसके शेप में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, ना कहीं क्रैकिंग डेवलप हो पा रही है, ना ही कहीं पर ये ब्रेक होकर के टूट करके अलग हो पा रहा है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी के कारण ये बिना टूटे आसानी से डिफॉर्म हो जा रहा है अलग अलग शेप में सॉइल के, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह देंगे, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो ये किस में पाई जाएगी, केवल कोहेसिव सॉइल में पाई जाएगी, सैंड में, ग्रेवल में, कोबल में और बोल्डर में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आप याद जरूर रखेंगे, ठीक है। कोहेसिव सॉइल में क्यों पाई जाएगी, क्योंकि इनके सतह पर चार्ज होते हैं, जिनके वजह से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तब एब्जॉर्ब वाटर यहां आ जाएगा, तब जाकर के प्लास्टिसिटी का गुण दिखाएगा, वरना ये प्लास्टिक सॉइल है, क्ले जो है प्लास्टिक सॉइल है, लेकिन इस पानी के गैर मौजूदगी में ये क्या करेगा,
प्लास्टिसिटी का गुण आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, प्लास्टिसिटी को हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण सॉइल जो है किसी भी शेप में आसानी के साथ डिफॉर्म हो जाता है, कहलाती है हमारी प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लास्टिसिटी के कारण ही जो खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने जो बनाए जाते हैं, जो कुम्हार होता है ऐसे उसका चक्कर घूमता रहता है, हल्का सा फोर्स लगाता है, कांस्टेंट फोर्स पर लगातार उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है और उसके बर्तन अथवा खिलौनों पर आप दरार नहीं देखेंगे। ठीक है, दरार नहीं देखेंगे तो जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अलग अलग शेप में डिफॉर्म हो जा रहा है, उसी प्रॉपर्टी को सॉइल को कहते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पर एडजॉर्ब वाटर ना मौजूद हो, ठीक है ना, अगर आपके पास एडजॉर्ब वाटर ना हो, अगर एडजॉर्ब वाटर आपके पास नहीं है, अगर मिट्टी में नहीं मिला हुआ है, तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी वाला जिसके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण पाया जा रहा है सॉइल में, उसी में आपको प्लास्टिसिटी का गुण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये एडजॉर्ब वाटर का होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के प्लास्टिसिटी का कैरेक्टरिस्टिक ये सॉइल आपको दिखाएगा, फाइन ग्रेन सॉइल तभी दिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम और कर दें, अगर हम लोग वाटर के जगह यहाँ पर कोई ऐसा लिक्विड यूज कर लें जो पोलराइज ना होता हो। ठीक है ना, मतलब जैसे वाटर है H आयन में और OH माइनस में टूट रहा था, लेकिन हम लोग ऐसा कोई लिक्विड यूज कर लें जिसके अंदर ये घटनाएं ना घट रही हो, न्यूट्रल लिक्विड हो, जैसे हमारा केरोसिन आयल हो, यानी ठीक है ना, यानी अगर हम यूज कर लें नॉन पोलराइजिंग लिक्विड, ठीक है ना, इसमें जो है कोई आयन नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता हमारा केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल है, पैराफिन ऑयल है, ठीक है ना, पैराफिन ऑयल है। अब क्या है, अपने घर पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्ले है, उसमें पानी मिला करके आप क्या कर रहे हैं, कोई बर्तन बना दे रहे हैं। ठीक है, अपने हाथ से ही बना रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, प्लास्टिसिटी उसमें आ जा रही है, आप बर्तन बना दिए। ठीक है, अब क्या करें, उसी सॉइल में आप मिट्टी तेल मिला दें, मिट्टी का तेल डाल दें। ठीक है ना, उसी सॉइल में क्या करें, उसी का सैंपल रखें। एक तो हम चिड़िया बना लिए था, कोई बर्तन बना लिए, साइड में रख लिए, फिर थोड़ी सी सूखी मिट्टी ले रहे हैं, उसमें हम लोग केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल मिला दे रहे हैं। जब मिट्टी का तेल मिला देंगे तो फिर क्या होगा, मिट्टी का तेल जो है इनके बीच में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो इसके सतह आपस में इनको खींच करके अपने सतह पर नहीं चिपका पाएंगे। ठीक है ना, तो चिपकाएंगे नहीं तो यहाँ पर लुब्रिकेशन पैदा होगा ही नहीं। जब लुब्रिकेशन पैदा नहीं होगा तो फिर क्या होगी, इसकी प्लास्टिसिटी भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप घर पर ये कर सकते हैं केरोसिन ऑयल मिला करके। तो नॉन पोलराइजिंग लिक्विड का यूज करेंगे अगर प्लास्टिक सॉइल में, तो ये भी प्लास्टिसिटी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी के बारे में ये कहानी थी। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। मिटा दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि प्लास्टिसिटी आपको समझ में आ गई होगी कि होती क्या है। ठीक है ना, और साथ ही साथ क्यों होती है। ठीक है, और क्यों होती है। तो एक चीज और बताना भूल गए, जो क्ले मिनरल्स होते हैं, क्ले मिनरल्स, ठीक है ना, क्ले मिनरल्स जैसे हमारा है मोंट मोरिल्लोनाइट, भूल गए थे बताना, मोंट मोरिल्लोनाइट और केओलिनाइट, और एक और है एलाइट। ठीक है ना, इन्हीं के कारण ही सॉइल जो होता है प्लास्टिसिटी का गुण दिखाता है। कोहेसिव सॉइल में यही लोग पाए जाते हैं क्ले मिनरल्स, जबकि कोहेजनलेस सॉइल में यही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो प्लास्टिसिटी का गुण इन्हीं के कारण हम लोग देखते हैं सॉइल के अंदर। जैसे पानी के संपर्क में आएंगे ये तुरंत प्लास्टिसिटी का गुण दर्शाने लगेंगे। ठीक है, तो क्ले मिनरल्स आप याद कर सकते हैं, मोंट मोरिल्लोनाइट, केओलिनाइट और एलाइट। ठीक है ना, ऐसे तो ये 5 या 6 होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये हमारे मुख्य रूप से हैं। तो इन्हीं के कारण जो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल में हमारी क्या होती है, प्लास्टिसिटी की गुण पाई जाती है। ठीक है ना, तो चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंसी की अगर हम लोग बात करें तब, ठीक है ना, आप खुद सोचिए कि कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं सॉइल की। ठीक है ना, तब तक हम हेडिंग लिख लेते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल।
ठीक है, कुछ सोच लिए होंगे आप कंसिस्टेंसी के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सॉइल ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं किसी फील्ड से एक सॉइल को उठा ले रहे हैं। यहाँ पर एक सॉइल है, ठीक है ना, इसको देखिए, ये हमारा किसी खेत का है, ठीक है ना, किसी फील्ड से उठा करके लाए हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, नीचे देखिए फेज डायग्राम बना दे रहे हैं, ये नीचे आपके सॉलिड होंगे, सॉलिड होगा, यहाँ पर सॉलिड लिख देते हैं, ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम हम लिख देते हैं Vs। इसके जस्ट ऊपर दिखेगा आपको ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है। ठीक है, इसी में वाटर भी भरा रहेगा और एयर भी भरा रहेगा। मान लेते हैं अभी इसमें पानी मौजूद नहीं है, तो पूरा का पूरा ये इसमें एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको दिखा ये सॉइल का एक स्टेट दिख गया, ये हमारा एक स्टेट है सॉइल का। कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे पानी भर दे रहे हैं। दूसरा एक स्टेट और बना रहे हैं, देखिए इसी का बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है और इसमें पूरा पानी भर दे रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर दिए, पूरा पानी भर दिए, पूरा पानी भर दिए, पूरे वाइट्स में पानी भर गया है। अब ये स्टेट नंबर 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सॉलिड है, तो ये थोड़ा सा इससे मुलायम हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। ये आ गया आपका सेमी सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में आ गया। एक और बना दिया, और हम क्या करें, इसी में थोड़ा सा और पानी बढ़ा दें, थोड़ा सा पानी की मात्रा और बढ़ा देते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो देखिए ये तो सॉलिड है हमारा, फिर और पानी भर दिए, तो पानी तो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर पानी मौजूद है, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा कर दिए, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा कर दिए। जब और थोड़ा सा और पानी कम कर देंगे ना, तो सॉइल और ज़्यादा मुलायम हो जाएगा, तो तीसरे स्टेट में चला जाता है, इसको बोला जाता है प्लास्टिक स्टेट। प्लास्टिक स्टेट में ये चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा और पानी मिला दीजिए। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे, बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे तो जो सॉइल है बिल्कुल पानी की तरह बहने लगेगा, यानी ये पहुंच जाएगा लिक्विड स्टेट में। तो एक और स्टेट मिलेगा आपको, लिक्विड स्टेट। ठीक है ना, जब लिक्विड की तरह ये सॉइल बहने लगेगा, उस कंडीशन में इसके पास शियर स्ट्रेंथ जो होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, अगर इस स्टेट में रहता है तो इससे ज़्यादा इसमें शियर स्ट्रेंथ होता है, इससे ज़्यादा इसमें शियर स्ट्रेंथ होता है। और शियर स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, जब हम लोग इसको डिफॉर्म करने जाएंगे, जब इसके सॉइल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ये अपने शेप और साइज में चेंज होने का रेजिस्टेंस दिखाएगा, उतना ही ज़्यादा सॉइल के अंदर शियर स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, शुरू में जैसे ये बहुत सूखा था, बिल्कुल सॉलिड था, ये भी पानी नहीं है, जैसे इस पर फोर्स लगाएंगे, इस सॉइल के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे, आसानी से इसको डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिफॉर्म करने जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट करके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, मतलब आसानी के साथ इसको डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़ा और पानी मिला दिए, थोड़ा और मुलायम हो गया, आ गया वो सेमी सॉलिड में, तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेंथ होगा इस वाले से कम होगा। जैसे फोर्स लगाएंगे हल्का फुल्का ये क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, तो इसका शियर स्ट्रेंथ जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ज़्यादा पानी मिला दिए, ठीक है ना, इसको फुल्ली सैचुरेशन के बाद और ज़्यादा पानी मिला दिए, जब और ज़्यादा पानी मिला देंगे तो और मुलायम हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में आ गया। थोड़ा सा जैसे ही फोर्स लगाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये लगेगा डिफॉर्म होने। जब प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है, जब प्लास्टिक स्टेट में सॉइल आ जाता है, तो इसके आकार में आप चाहें, अगर इसके शेप में डिफॉर्म करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से डिफॉर्म हो जाता है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रैकिंग डेवलप नहीं होती है। ठीक है, कुम्हार को देखे होंगे जो बर्तन बनाता है, उस समय जो सॉइल वो यूज करता है बर्तन बनाने में, वो प्लास्टिक स्टेट में ही रहता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे बहुत आसानी से डिफॉर्म कर लेगा, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ जो है थोड़ा और कम होगा और लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, पानी की तरह बहने लगेगा सॉइल, तो इसमें शियर स्ट्रेंथ जो है 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग पानी मिला रहे हैं, जैसे जैसे वाटर कंटेंट हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, सॉइल का जो स्टेट है, ठीक है, सॉइल का जो स्टेट है लगातार चेंज होता जा रहा है। ठीक है, सॉइल अलग अलग स्टेट में पहुंच जा रही है और यहाँ पर देख रहे हैं गाढ़ापन ज़्यादा है, गाढ़ापन यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल बहुत नज़दीक हैं, चिपके हुए हैं, आसानी से डिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सॉइल का गाढ़ापन ज़्यादा है, यहाँ पर गाढ़ापन थोड़ा और कम हो गया, आसानी से इसको डिफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर गाढ़ापन और कम हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं जो गाढ़ापन है सॉइल का बिल्कुल पानी जैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पर गाढ़ापन बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो जो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हिंदी में, वो होता है हमारा गाढ़ापन से।
ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन, सॉइल का गाढ़ापन। तो सॉइल का जो गाढ़ापन होता है कुछ और नहीं, सॉइल का फिजिकल स्टेट बताता है जिस दशा में सॉइल मौजूद होता है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि सॉइल की कंसिस्टेंसी बहुत कम है, बहुत कम है, तो समझ जाएंगे, कहेगा कि बहुत ही ज्यादा कम है, ये आसानी के साथ ये बह रहा है सॉइल, सॉइल को हम लोग देख रहे हैं वो बह रहा है, तो कहेंगे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत कम है, तो उस दशा में देखेंगे शियर स्ट्रेंथ जो है 0 होगा। ठीक है, कहेगा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बढ़ गई है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बढ़ गया मतलब गाढ़ापन और बढ़ गया है, मतलब उसका शियर स्ट्रेंथ जो है और थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, अब इसको आसानी से डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इस वाले को आसानी से डिफॉर्म कर पा रहे थे, इसको थोड़ा सा और फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कंसिस्टेंसी बढ़ गया सॉइल का कंसिस्टेंसी और बढ़ गया तो शियर स्ट्रेंथ बढ़ गया, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ गया तो इसको डिफॉर्म करना आसान नहीं है और ताकत लगेगी। ठीक है, इस दशा में आएंगे तो बहुत ज्यादा इसको विकृत करने के लिए, डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब हमें यहां से यही समझ में आया कि सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है कुछ और नहीं, ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल के फिजिकल स्टेट को बताता है, सॉइल जिस दशा में मौजूद होता है। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर बात करें हम लोग तो सॉइल की 4 स्टेट पाए जाएंगे। ठीक है, 4 स्टेट कौन कौन से, एक सॉइल जो होगा लिक्विड स्टेट में होगा, उस समय कंसिस्टेंसी बहुत कम होगी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या प्लास्टिक स्टेट में रहेगा, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, फिर क्या करेंगे हम लोग उसको और पानी कम कर दिए, पानी और कम कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड में आ जाएगा। जब सेमी सॉलिड में आ जाएगा तो फिर कंसिस्टेंसी और बढ़ जाएगी, पानी एकदम खत्म कर दीजिए, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से हमें जो समझ में आया है वो आपको पॉइंट वाइज यहां लिख करके बता देते हैं। ठीक है ना, इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉइल। ठीक है ना, ये जो है सॉइल के फिजिकल स्टेट को बता रहा है, जिस दशा में सॉइल कहीं पर मौजूद है उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है ना, जैसे एकदम पानी जैसा है तो कहेंगे लिक्विड स्टेट में है, बिल्कुल पानी नहीं है तो कहेंगे बिल्कुल सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट को बता रहा है जो आप देखते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, दूसरा क्या बताएगा देखिए, इट इज द इंडिकेटर ऑफ शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये सॉइल के क्या करता है, ये सॉइल के शियर स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। ठीक है, कहेगा कंसिस्टेंसी बहुत कम है, कहेगा कंसिस्टेंसी बहुत कम है तो समझ जाएंगे कि ये जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में है। अगर कह दिया शियर स्ट्रेंथ 0 तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो सॉइल है फिजिकली जो मौजूद होगा वो लिक्विड स्टेट में मौजूद होगा। ठीक है, पानी और कम करेंगे प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा, थोड़ा सा शियर स्ट्रेंथ आपका बढ़ जाएगा। यानी अगर हम ग्राफ बनाए, देखिए अगर हम क्या करें ग्राफ बना दें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में, जब सॉइल लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा तो हल्का सा अगर आप क्या करेंगे, हल्का सा भी आप ढाल देंगे तो मिट्टी जो है बिल्कुल पानी की तरह बहने लगेगा, लगातार डिफॉर्मेशन होने लगेगा। एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स पर लगातार उसमें डिफॉर्मेशन होता रहेगा, बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसमें शियर स्ट्रेस बहुत कम रहेगा, 2 पॉइंट से कुछ होता है, 2.7 से भी कम होता है शियर स्ट्रेंथ, लगभग 0 समझते हैं। ठीक है, तो इस स्टेट में अगर सॉइल है तो इसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफॉर्म होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी और कम कर दिए, थोड़ा सा पानी और कम कर दिए, सॉइल हमारा लिक्विड से हमारा आ गया किसमें, प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है ना, बिल्कुल कुम्हार के मिट्टी जैसा, तो देखेंगे वो आसानी से डिफॉर्म नहीं होगा, हल्का सा ढाल देने से ऐसा नहीं कि बह जाएगा, वो जब फोर्स लगाएगा तब वो बर्तन का शेप लेगा, उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा फोर्स लगा देंगे ज्यादा डिफॉर्म करेंगे, पानी वाला तो ज्यादा डिफॉर्म होगा लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, ज्यादा करेंगे तो भी टूट जाएगा, तो उसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग, प्लास्टिक स्टेट में सॉइल है, प्लास्टिक स्टेट में सॉइल है। ठीक है ना, ये देखिए पहले ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जब और पानी कम कर देंगे, और पानी कम कर दिए मतलब प्लास्टिक स्टेट में नहीं, इतना ज्यादा कम कर दिए कि बस वो लग रहा है भीगा हुआ है, फुल्ली लगभग सैचुरेट है, कुछ इस कंडीशन में है, बस सैचुरेट है लेकिन उसमें प्लास्टिसिटी का गुण बहुत कम पाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं, अथवा ना के बराबर पाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। अभी हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट में आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा और पानी कम कर दिए, कम पानी कर देंगे तो फिर क्या होगा,
होगा, इसमें प्लास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्टेट में जब सॉइल पहुंचेगा दूसरे स्टेट में, मतलब सेमी सॉलिड में, सेमी सॉलिड में पहुंचेगा तो आपको दिखेगा शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन टूटने वाली प्रॉबिलिटी पहले है, उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन घटता जा रहा है जैसे जैसे पानी घट रही है, जैसे जैसे कंसिस्टेंसी हमारी बढ़ रही है वैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होता जा रहा है। ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ दिखाएगा लेकिन उस पर शियर स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। ठीक है, मतलब डिफॉर्मेशन कम है। अब देखिए क्या एकदम सॉलिड हो गया, डिफॉर्म करने जाएंगे तो ज़्यादा लोड लेगा लेकिन तुरंत ये क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ दिखाएगा लेकिन पहले ही टूट जाएगा। डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन कम है जब कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। कंसिस्टेंसी थोड़ा सा कम हुआ तो सॉइल दूसरे स्टेट में पहुँच गया हमारा, मान लेते हैं सेमी सॉलिड में पहुँच गया। अभी इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है सेमी सॉलिड, प्लास्टिक सब। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इससे कम शियर स्ट्रेंथ ले रहा है, जैसे लोड लगा रहा है हल्का सा डिफॉर्म हो रहा है, इससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जा रहा है लेकिन इससे कम शियर स्ट्रेंथ आपको दिखाएगा। ये हमारा हो गया सेमी सॉलिड। आगे जरा देखिए तीसरा वाला, थोड़ा और पानी मिला दिए तो प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है इसकी तुलना में, लेकिन ये शियर स्ट्रेंथ आपको कम दिखाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और पानी बहुत ज़्यादा, एक बाल्टी पानी उसमें डाल दिए, बिल्कुल पानी की तरह सॉइल बहने लगा, लिक्विड स्टेट में आ गया तो इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा दिखने को मिलेगा और शियर स्ट्रेंथ थोड़ा सा यहाँ बनाए हुए हैं लेकिन मान लेते हैं इन सब की तुलना में तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगा, डिफॉर्मेशन ज़्यादा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंसिस्टेंसी जो है डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन को भी बता रहा है। ठीक है, ये तो इंडिकेटर है शियर स्ट्रेंथ का, ये भी आपको दिख रहा है, ऊपर से डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन भी देखिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है बहुत कम होगा, एकदम पतला होगा सॉइल तो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होगा, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी। पानी और कम कर दीजिए, जैसे प्लास्टिक स्टेट में सॉइल आ गया तो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ती है वैसे डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन कम होने लगती है। ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ये ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं। तो एक चीज़ और हो सकता है, कंसिस्टेंसी जो है ये बताएगा डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज रेफर दी डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि ये बताएगा कोई भी सॉइल जो है उसको कितना डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत कम है तो ये बताएगा इसको, इसकी डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप इसको डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से कंसिस्टेंसी से तीन चीज़ें निकल करके आई हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं, अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। तब तक आप सोचिए कि कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है, तब तक हम मिटा लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, हेडिंग भी लिख लेते हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट अथवा इसी को बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट, एटरबर्ग लिमिट। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, उसको समझेंगे आप, तो एग्जांपल से समझाते हैं। एक सॉइल है, ठीक है, किसी फील्ड से ले लिए। ठीक है, तो शुरू में देख रहे हैं फेज डायग्राम, वैसे आपको हम बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम द्वारा समझा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉइल है, ये सॉइल है हमारा, फाइन ग्रेन सॉइल की बात हो रही है, बाकी किसी की नहीं बात हो रही है। कोहेजनलेस सॉइल के लिए ये सारी चीज़ें डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी वाली चीज़ें जो है केवल फाइन ग्रेन सॉइल मतलब कोहेसिव सॉइल के लिए ही डिफाइंड की जाती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारा सॉलिड है, नीचे सॉलिड है, ऊपर हमारा एयर भरा हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, उसमें एयर है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक है, एक ये दिख गया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग धीरे धीरे पानी मिला रहे हैं। ठीक है, पानी मिला रहे हैं, जैसे पानी मिला रहे हैं तभी ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं, देखिए इसी का थोड़ा सा दूसरा फिगर बना रहे हैं फेज डायग्राम का। यहाँ पर ये सॉलिड आपको दिख रहा है, सॉलिड है। अब क्या इसमें पानी भर गया है, ये क्या है, ये रेड रेड वाला जो दिख रहा है आपको पूरा वाटर है, वाटर है। ठीक है ना,
वाटर कंटेंट हम लोग निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये वेट ऑफ सॉलिड है और ये वेट ऑफ वाटर, तो यहाँ से आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी पानी नहीं भरा हुआ है, ठीक है ना, अभी यहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पर वाटर कंटेंट हमें पता चल गया, हमें वाटर कंटेंट पता चल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इस वाटर कंटेंट से ज्यादा पानी मिला रहे हैं, जैसे इस वाटर कंटेंट से ज्यादा पानी मिला रहे हैं, इसको भर दे रहे हैं, इसके जस्ट थोड़ा सा भी और पानी ऐड कर रहे हैं इस वाटर कंटेंट से ज्यादा। जैसे थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ये जो सॉलिड स्टेट में सॉइल था, ये तुरंत हमारा सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अथवा हम लोग क्या करें, इसमें से थोड़ा पानी कम करें, थोड़ा सा पानी कम करेंगे तो जो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हुआ था तुरंत ये हो जाएगा हमारे सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो हम कंसिस्टेंसी लिमिट की बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट किसको कहते हैं उसको बता रहे हैं। ये क्या कहता है, सॉइल के अंदर मौजूद वह वाटर कंटेंट की मात्रा जिस पर कोई सॉइल अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना। जैसे ये सॉलिड है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जिस वाटर कंटेंट पर यह अपना स्टेट चेंज कर रहा है उसी वाटर कंटेंट को बोला जाता है कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है ना। उसी वाटर कंटेंट को आप क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट कहेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट एटरबर्ग थे, ठीक है ना, ये सूडान के थे, ठीक है। वैज्ञानिक कहीं के भी रहे, कोई मतलब नहीं है, नाम जान लीजिए, एटरबर्ग थे। इन्होंने ही इस कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में बताया था, ठीक है ना। इसीलिए इस लिमिट को, कंसिस्टेंसी लिमिट को कहा जाता है एटरबर्ग का लिमिट, ठीक है, एटरबर्ग्स लिमिट कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कंसिस्टेंसी लिमिट किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार और बताते हैं किसको कहते हैं, सॉइल के अंदर मौजूद वह वाटर कंटेंट की मात्रा, ठीक है ना, सॉइल के अंदर मौजूद वह नमी की मात्रा जिस पर सॉइल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाटर कंटेंट मौजूद है, हल्का सा पानी मिला रहे हैं तो तुरंत ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा पानी कम कर रहे हैं तुरंत ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टेट का चेंज हो जा रहा है। जिस वाटर कंटेंट पर ये सॉइल अपना स्टेट चेंज करेगा उसी वाटर कंटेंट को बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कंसिस्टेंसी लिमिट किसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कंसिस्टेंसी लिमिट को ही एटरबर्ग का लिमिट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही वो वैज्ञानिक थे जो कंसिस्टेंसी के बारे में बताए थे, सॉइल के कंसिस्टेंसी के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी लिमिट को बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ एटरबर्ग लिमिट, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एटरबर्ग लिमिट। तो लिख लेते हैं, उसके बाद एक फिगर से आपको समझाएंगे एटरबर्ग लिमिट, ठीक है। पहले नाम लिख लेते हैं, जितने सिविल इंजीनियर हैं उन सबको ये पता रहता है, पहले नाम लिखेंगे फिर आपको ग्राफ बना करके समझाएंगे। पहला हमारा है लिक्विड लिमिट, दूसरा हमारा होता है प्लास्टिक लिमिट, तीसरा हमारा होता है श्रिंकेज लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 लिमिट है, आपको 3 लिमिट दिख रहा है, मतलब इस लिमिट पर ये वाटर कंटेंट की वह मात्रा है जिस पर सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आपको 2 स्टेट देखने को मिलेगा, एक स्टेट एक इधर और एक इधर। यहाँ पर भी देखेंगे, इस वाटर कंटेंट पर भी यहाँ पर एक स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक स्टेट, यहीं पर आदान प्रदान हो रहा होगा। यहाँ पर भी देखेंगे वाटर कंटेंट ही है, इधर सॉइल का स्टेट कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, वाटर कंटेंट आपका यहीं पर मौजूद होगा, इधर ही आदान प्रदान होगा। अगर 3 लिक्विड लिमिट है तो 4 स्टेट यहाँ पर होना तय है, ठीक है ना। तो जो पीछे भी बताए थे कंसिस्टेंसी, अगर देखें टाइप्स ऑफ सॉइल, तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से 4 प्रकार के थे स्टेट में। पहला हमारा लिक्विड स्टेट, दूसरा हमारा कौन सा था, प्लास्टिक स्टेट, तीसरा हमारा कौन सा था, सेमी सॉलिड, चौथा था हमारा सॉलिड, ठीक है। तो ये तो हो गए तीनों लिक्विड लिमिट की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, श्रिंकेज लिमिट की, मतलब यही हमारे कंसिस्टेंसी लिमिट है अथवा एटरबर्ग के लिमिट, ठीक है। चलिए आपको ग्राफ से इनको समझाते हैं किस तरीके से इनको दर्शाया जाएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग इंटरवल के लिमिट की बात करते हैं, ग्राफ बना रहे हैं, सबको पता होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, एक ग्राफ हमारा, इधर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, सॉइल सैंपल वॉल्यूम है, इधर बढ़ेगा। इधर लिख रहे हैं वाटर कंटेंट, ये वाटर कंटेंट है और कुछ नहीं, परसेंटेज में होता है, इधर दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको समझाते हैं सैंपल ले लेकर के, आराम से समझाएंगे, कोई समस्या है नहीं। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा कि कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में ही आपको हम बता रहे हैं। हम क्या लिए थे, थोड़ा सा मिट्टी ला रहे हैं, ठीक है ना, हम थोड़ा सा मिट्टी ला रहे हैं, कहाँ से, खेत से, खेत से मिट्टी ला रहे हैं, इधर बना देते हैं, खेत से हम मिट्टी ला रहे हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं इसमें ये सॉलिड है, टू फेज डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, टू फेज डायग्राम हम बना रहे हैं, ये हमारा सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इधर ही लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वी भी लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे वीडी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, इसी सॉइल में क्या कर रहे हैं, इतना आधा केजी मिट्टी थी, इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाल्टी पानी मिला दिए। जैसे एक बाल्टी पानी मिलाएंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, देखिए जो रेड वाला है इसका वॉल्यूम बढ़ गया। जब एक बाल्टी पानी मिला देंगे इतने मिट्टी में, तो मिट्टी इसी में घुल जाएगी। जैसे घुलेगी तो क्या होगा, जो इसके अंदर वाइट्स हैं, जो इसके अंदर वाइट्स हैं, इसमें तो पानी भर गया, ठीक है। पहले बेचारा फुल्ली सैचुरेट होगा और ज़्यादा पानी हो जाएगा तो लगेगा उसी में बहने। तो आप देखेंगे जो सॉइल का ये वाला स्टेट होगा, इस स्टेट को बोलेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में सॉइल के अंदर जो होता है शियर स्ट्रेंथ वो जीरो होता है, ठीक है ना। सॉलिड की तुलना में वहाँ पर जीरो होता है, तो इसके अंदर अभी सॉइल में जो है शियर स्ट्रेंथ आपका जीरो रहेगा। अगर सॉइल के अंदर शियर स्ट्रेंथ जीरो है तो जो उसका स्टेट होता है सॉइल का, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट। तो ये सॉइल हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम आपका देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉइल, जब लिक्विड स्टेट में है तब की बात। तो यहाँ पर डॉट एक मार दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सॉइल यहाँ पर देख रहे हैं लिक्विड स्टेट में, तो लिख सकते हैं लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल की बात करें ना तो एकदम सूप की तरह रहेगा, या सोपी सूप, जैसे चाइनीज पी करके कोरोना वायरस फैलाए हैं, बिल्कुल वही वाला सूप है, चमगादड़ का ही समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग इसको गर्म करने लगे, यहाँ से आग लगा दिए, ठीक है, आग लगा दिए नीचे से आग लगाए। जब गर्म कर रहे हैं तो पानी ही तो उड़ रहा है, ठीक है ना। पानी लगातार यहाँ से लगा उड़ने और वॉल्यूम में लगा कमी होने, ठीक है ना। लगातार वॉल्यूम में क्या होने लगा, हमारा कमी होने लगा। वॉल्यूम में यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी होने लगा, ठीक है ना। वॉल्यूम में यहाँ पर कमी होने लगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो अब रह गया बेचारा बाद में इतना रह गया, ठीक है, इतना वॉल्यूम आपका रह गया। इसको बता रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम में श्रिंकेज हो रहा है, ये सॉइल में जो है से श्रिंक कर रहा है, तो ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर कम होने लगा। एक समय आ रहा है, तो हमेशा जब लिक्विड स्टेट में था तो शियर स्ट्रेंथ जीरो दिखा रहा है। अब क्या हो रहा है, एक जैसे वॉल्यूम यहाँ पर कम हुआ, पानी उड़ गया, पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एक समय आ गया कि इसमें एक वाटर कंटेंट हमको मिल गया, एक हमें वाटर कंटेंट मिला, एक वाटर कंटेंट मिला, जिस पर ये सॉइल क्या हो रहा है, प्लास्टिक स्टेट से क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट में चला जा रहा है। अभी इसमें शियर स्ट्रेंथ जीरो दिखा रहा था, अचानक में इसमें शियर स्ट्रेंथ थोड़ा सा दिखाने लगेगा, ठीक है। उस दशा में जो है सॉइल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, उसी वाटर कंटेंट को बोलते हैं लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। यहाँ पर सॉइल इधर देखिए वॉल्यूम करते कम करते करते यहाँ आए, यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ जीरो दिखा रहा था, अचानक में जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे, यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ ये थोड़ा थोड़ा दिखाने लगा। कितना दिखा रहा है, 2.7
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब इससे जैसे ही पानी थोड़ा सा हम कम करेंगे, इस पॉइंट से जैसे ही पानी थोड़ा सा और हम लोग कम करेंगे, मतलब वाटर कंटेंट जैसे इधर हम लोग कम करेंगे, तुरंत सॉइल जो है लिक्विड स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत ये लिक्विड स्टेट से आ जाता है हमारा प्लास्टिक स्टेट में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लास्टिक स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लास्टिक स्टेट। जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पर इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया कंसिस्टेंसी लिमिट, क्योंकि यहीं पर लिक्विड स्टेट से सॉइल जो हमारा प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसी नमी की मात्रा सॉइल के अंदर मौजूद वह नमी की मात्रा जब सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट होता है अथवा प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय सॉइल के अंदर जो नमी की मात्रा रहेगी, वाटर कंटेंट रहेगा, उसी वाटर कंटेंट को बोलेंगे हम लोग लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफाइन हो गया हमारा लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट पर जो शियर स्ट्रेंथ होता है, कोई भी सॉइल हो, कोई भी सॉइल हो, या सिल्ट हो, क्ले हो, अथवा सिल्ट में क्ले मिला हो, अथवा बहुत ज्यादा क्ले हो, कम सिल्ट हो, तो जितने लोग भी रहेंगे, किसी भी प्रकार की सॉइल हो, लिक्विड लिमिट पर उसके पास एक बहुत ही कम शियर स्ट्रेंथ होता है। उसका अमाउंट होता है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबका शियर स्ट्रेंथ वहां पर समान ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारे लिक्विड लिमिट पर। एक बात और कह सकते हैं, एक डिफिनेशन और है, किसी सॉइल के अंदर वह मिनिमम से मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल जो है लिक्विड स्टेट में रहता है, यहां पर आएंगे ना तो ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, उसी वाटर कंटेंट को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, लिक्विड लिमिट कह देंगे, ठीक है। एक डिफिनेशन ये है। दूसरा डिफिनेशन, लिक्विड से प्लास्टिक में जा रहा है तो प्लास्टिक से लिक्विड में जा रहा है, तो जो नमी की मात्रा मिल रही है बोल रहे हैं उसको लिक्विड लिमिट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक डिफिनेशन और कह सकते हैं, किसी सॉइल के अंदर मौजूद वह मिनिमम से मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल जो है फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है, बहने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए इस पॉइंट पर क्या है, अभी लिक्विड स्टेट में है तो ये बहने की प्रवृत्ति रखता है, उस समय जो उस सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होगा कहेंगे वो लिक्विड लिमिट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लिक्विड लिमिट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे और पानी कम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पानी कम कर रहे हैं, ठीक है। कम कर रहे हैं तो देखिए ग्राफ इधर आ रहा है। जब कम करेंगे तो ये वॉल्यूम कम होगा, श्रिंकेज होगा पूरे सैंपल में, वॉल्यूम में थोड़ा सा श्रिंकेज होने लगेगा, वॉल्यूम में हमारी कमी हो रही है, कमी होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो क्या है, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देखेंगे, इस लाइन के जस्ट इधर देखेंगे आप, यहाँ पर जैसे मान लीजिए देख रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी आ जाएगा। इस सॉइल को बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, डिफॉर्म कर देंगे। आप चाहेंगे सॉइल के साथ, इसके साथ आप चिड़िया बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, कुछ भी आप बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इसके सतह पर आपको दरार देखने को नहीं मिलेगा। बहुत आसानी से इसमें डिफॉर्मेशन होगा और सॉइल जो है अपनी प्लास्टिसिटी के गुण को 100% दिखाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। जब धीरे धीरे कम होगा तो जब पानी कम होने लगेगा, एडजॉर्ब वाटर कम होने लगेगा, तो प्लास्टिसिटी का गुण भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम हमारा बेचारा कम होता आ रहा है, कम होता हुआ आ गया, ठीक है। देखिए कम होता हुआ आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं अचानक में क्या हो जा रहा है कि जैसे ही सॉइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन के इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस लाइन के इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई वाटर कंटेंट है। जैसे इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस लाइन पर पहुंच रहे हैं, उस लाइन से जस्ट क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉइल अपने प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको 100% खो दे रहा है, ठीक है। जब 100% खो दे रहा है तो खोने से पहले जो आपको पॉइंट मिल रहा है, उस समय सॉइल के अंदर जो नमी की मात्रा पाई जाती है उस वाटर कंटेंट को बोला जाता है प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। मतलब इसके अगर ठीक है, मतलब कि प्लास्टिक लिमिट पर जा करके अगर सॉइल के अंदर पानी आप और कम कर देंगे और इधर आएंगे तो ये जो सॉइल होगा अपनी प्लास्टिसिटी 100% खो देगा, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं प्लास्टिक स्टेट से क्या हो रहा है, ये किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है हमारा किसमें, सेमी सॉलिड में।
सेमी सॉलिड स्टेट में आ गया। जैसे आप इधर आएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट का भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। प्लास्टिक लिमिट का डिफिनेशन कैसे कह सकते हैं, किसी सॉइल के अंदर मौजूद वह मिनिमम से मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल जो है अपना प्लास्टिसिटी जो है खो देता है और सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय जो सॉइल के अंदर नमी की मात्रा पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अपनी प्लास्टिसिटी ये खो देगा। थोड़ा सा पानी इससे ज्यादा मिलाएंगे, मतलब इधर जाएंगे तो सॉइल प्लास्टिसिटी का गुण दिखाने लगेगा, इससे कम करेंगे तो ये सेमी सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इस रेंज में आप हैं, अगर इस रेंज में वाटर कंटेंट है, मतलब कि WL माइनस WP कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक WL है, उसी में से WP घटा दें, तो इस रेंज में अगर वाटर कंटेंट आप रखेंगे तो सॉइल के अंदर आपको प्लास्टिसिटी देखने को मिलेगी। तो यही सूत्र डिफाइन किया जाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP बराबर WL माइनस WP, मतलब यही कर्व दिखाया जाता है तो सॉइल के अंदर आपको प्लास्टिसिटी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक लिमिट। अब क्या देखिए, वॉल्यूम में कमी यहां तक हो रही है, तो अभी भी ये सिकुड़ रहा है तो वॉल्यूम में कमी बेचारा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम में और कमी कर देते हैं, देखिए फिगर से हम बना दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम में कमी और हो गया। अब हमें दिख रहा है ये प्लास्टिक वाला। अब क्या देख रहे हैं, अब धीरे धीरे हम लोग और गर्म कर रहे हैं तो वॉल्यूम फिर से सिकुड़ने लग रहा है। ठीक है, खत्म होते होते क्या हो रहा है, ये पूरा सिकुड़ गया यहां तक, ये क्या हो गया, रेड लाइन हमारा आ गया इस जगह पर, इस जगह पर आ गया। ठीक है ना, यहां पर देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर तो हो गया, इसका वॉल्यूम जो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया। क्या हो गया, घटते घटते हम लोग क्या कर दिए, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। ठीक है ना, यहां पर जो वॉल्यूम देख रहे हैं, यहां पर जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में सॉइल जो है, वो फुल्ली सैचुरेट हो गया। ठीक है, फुल्ली सैचुरेट हो गया और वॉल्यूम यहाँ तक आकर के कम हो गया। ठीक है, कम होते होते यहाँ पर मान लीजिए आ गया। अब क्या हो रहा है, जब धीरे धीरे ये कम हो रहा है तो सेमी सॉलिड सॉइल था, इसमें से नमी उड़ रही है, पानी उड़ रहा है, मतलब और ये ठोस होता जा रहा है, सॉलिड होते जा रहा है, पानी कम होते होते जा रहा है तो सॉलिड होते जा रहा है। जैसे यहाँ पर पहुंचा, जैसे ये यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है ना, मतलब देखिए बाहर वाला पानी उड़ चुका, अब केवल वाइड्स के अंदर पानी बचा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहुंचा, अब क्या है, इससे जस्ट थोड़ा सा भी पानी आप कम कर देंगे, जैसे थोड़ा सा पानी और कम कर देंगे तो तुरंत क्या होगा, ये सेमी सॉलिड से कन्वर्ट होकर के सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है ना, सॉलिड में आ जाएगा। तो जहां पर सॉइल जो है सेमी सॉलिड से कन्वर्ट होकर के सॉलिड स्टेट में जा रहा है, उस दशा में सॉइल के अंदर जो नमी की मात्रा पाई जाती है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा श्रिंकेज लिमिट। ठीक है ना, यहां पर क्या हो रहा है, ये सेमी सॉलिड से सॉइल क्या हो रहा है, हमारा सॉलिड स्टेट में पहुंच रहा है। तो डिफिनेशन की बात कर ले तो डिफिनेशन कह सकते हैं, सॉइल के अंदर मौजूद वह वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में अथवा सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता अथवा चला जाता है, तो उस समय सॉइल के अंदर जो नमी की मात्रा पाई जाती है उस नमी की मात्रा को बोला जाता है श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो यहां तक आपके वैल्यू में श्रिंकेज हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं, पानी उड़ा रहे हैं। जब पानी उड़ा रहे हैं तो देख रहे हैं इसके वॉल्यूम में कमी नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं हो रही है, पानी उड़ रहा है और पानी की जगह क्या हो रहा है, हमारा हवा भरते जाएगा तो वॉल्यूम में कमी नहीं होगी। उस समय देख रहे हैं फुल्ली सैचुरेटेड था। ठीक है ना, इस कंडीशन में आप देखेंगे ना, सॉइल जब श्रिंकेज लिमिट पर होगा तो सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड रहता है श्रिंकेज लिमिट पर। अब क्या, पानी और कम कर रहे हैं, पानी और कम करेंगे तो वो क्या है, सॉइल ऐसे ही तो है, ये सॉइल इसके पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है सॉलिड। ठीक है, प्रत्येक वाइड्स में पानी भरा हुआ है, जो रेड है ये पानी भरा है, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो वही हमारा श्रिंकेज लिमिट है। अब क्या कर रहे हैं, पानी और उड़ा रहे हैं, तो जब पानी उड़ाएंगे तो देखिए पानी उड़ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, यहीं पर हवा आके भर जा रहा है तो वॉल्यूम में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पानी उड़ता जा रहा है, पानी कम होते होते आकर के यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन वॉल्यूम में आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी।
ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम में कमी देखने को नहीं मिली, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम में आपको कमी देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है श्रिंकेज लिमिट कहा जाता है। इसके बाद वॉल्यूम में कमी नहीं होगी। श्रिंकेज लिमिट के बाद अगर आप पानी की कमी करेंगे तो इसके वॉल्यूम में आपको किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको बोल देते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो 3 लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। एक हो गया हमारा लिक्विड लिमिट, दूसरा हो गया हमारा प्लास्टिक लिमिट, तीसरा हमारा हो गया श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वॉल्यूम में कमी नहीं देखने को मिलेगा। श्रिंकेज लिमिट के इधर आएंगे आप, ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको वॉल्यूम में चेंज आपको नहीं दिखेगा। पानी कितना भी कर देंगे, पानी एकदम जीरो कर देंगे, तब भी आपको वही वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये तो किताबों में थ्योरेटिकल ग्राफ है, लेकिन एक्चुअल ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ जो होता है ये कर्व होता है इस तरीके से। ठीक है ना, एक्चुअल कर्व आपका यहाँ पर होता है और ये तो थ्योरेटिकल है। ठीक है ना, तो जब प्रैक्टिकल करके एटरबर्ग देखे तो ये कर्व मिला था, लेकिन आसानी के लिए, ठीक है, आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, इस कर्व को हटा दिया और ये कर्व आपको दिखा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कर्व और ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है ना, ये देख लीजिए श्रिंकेज लिमिट पर, श्रिंकेज लिमिट का जो वॉल्यूम होगा सॉइल का, ठीक है, वो होगा हमारे ड्राई सॉइल के बराबर ही। देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बाकी आगे देखते हैं हम लोग कि लिक्विड लिमिट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने लिमिट है हम सबको निकालने का मेथड बताएंगे अभी आपको। मिटा दें, बाकी कहीं दिक्कत अगर हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, आपका ये काम है। ठीक है ना, 2 बार 3 बार जैसे देखिए, समझ में आना चाहिए। पेपर में इसके बाहर जाना नहीं है, जितनी चीज़ें हम बता देंगे उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आसानी के साथ आप पेपर को क्रैक कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, पूरा देखिए, आसानी से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। चलिए आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। ठीक है ना, लिक्विड लिमिट को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कहीं कहीं ये WL लिखा रहेगा, WL लिखा रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा LL। लिक्विड लिमिट परसेंटेज में है, वाटर कंटेंट ही है ये। तो लिक्विड लिमिट निकालने के कई मेथड हैं, कई प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उनका नाम लिखते हैं। पहला हमारा है कैसे ग्रांडे मेथड अथवा टेस्ट कह लीजिए। दूसरा कोन पेनेट्रेशन टेस्ट, ठीक है, एपरेटस यूज होता है, कोन पेनेट्रोमीटर यूज किया जाता है तो उसी के नाम पर है। तीसरा 1 पॉइंट लोड मेथड। चौथा हमारा है वेन शियर टेस्ट। ठीक है ना, वेन शियर टेस्ट किया जाता है। तो हमारे पेपर के लिहाज से देखें अपने, तो यही दोनों पेपर में आएगा। ये आएगा 99% क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो 99% यहाँ से पूछा जाएगा, 1% यहाँ से आने की चांस है, 1%, बाकी ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो नाम पूछा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल पूछा जाएगा, यहाँ से आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी इसको बताएंगे, इन दोनों को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ग्रांडे से कैसे हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल करके लिक्विड लिमिट को निकाल पाते हैं। ठीक है ना, तो ये चारों नाम याद रखेंगे। पहला कैसे ग्रांडे, दूसरा कॉन पेनेट्रेशन, तीसरा 1 पॉइंट लोड मेथड, चौथा हमारा वेन शियर टेस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे ग्रांडे का यूज करके, कैसे प्रैक्टिकल करके हम लोग लिक्विड लिमिट को निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले बात कर लेते हैं कि इसमें एपरेटस कौन कौन सा यूज होगा, अथवा आपको प्रोसीजर बता रहे हैं, साथ ही साथ हम दोनों काम करते हुए चलेंगे। प्रोसीजर भी बता देंगे, एपरेटस भी बता देंगे। तो हम लोग करने चल रहे हैं कैसे ग्रांडे। कैसे ग्रांडे, कैसे ग्रांडे टेस्ट। ठीक है, ये करने चल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले प्रोसीजर के साथ बता रहे हैं। इसमें एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल लेते हैं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो ये प्रैक्टिकल केवल फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए है, मतलब ये हमारा कोहेसिव सॉइल के लिए ही है। ठीक है, तो ये सॉइल हमारा केवल कोहेसिव सॉइल के लिए ही है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इसमें एक चलनी का यूज करना है, सीव। एक सीव लेंगे जिसका साइज जो है हमारा 425 माइक्रोन होगा।
एक चलनी आप लेंगे जिसका साइज 425 माइक्रोन होगा। एक कोड होता है IS 2720 पार्ट 5 के अनुसार ही हम लोग ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलनी लेंगे 425 माइक्रोन का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल सैंपल है उसको ओवन ड्राई कर लेंगे। ओवन ड्राइड करने के बाद जो 425 माइक्रोन की चलनी है, ठीक है ना, इसी से उसका चालन करेंगे, मतलब सीविंग करेंगे। सीविंग करने के बाद ये हमारा सॉइल आ गया, ठीक है ना। इस सॉइल में से लेकर के 120 ग्राम सॉइल लेंगे और इस सॉइल में क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर अपने आप से मिला लेंगे, ठीक है। ऐसा मिलाएंगे कि बिल्कुल जैसे आटा हम लोग नहीं गूंथते हैं उस तरीके से सॉइल हमारा हो जाए। तो थोड़ा सा पानी मिला करके सॉइल का हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ऐसा बनाएंगे कि लगे सॉइल की प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पेस्ट बनाएंगे, उसके जस्ट बाद वाली बात आपको हम बता रहे हैं। तो जैसे पेस्ट बन गया, उसके बाद लाएंगे हम लोग लिक्विड लिमिट टेस्टिंग मशीन। ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार है, ठीक है ना। पेस्ट बना हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं लिक्विड लिमिट टेस्टिंग मशीन, ठीक है ना। लिक्विड लिमिट टेस्टिंग मशीन ला रहे हैं। वो कैसे रहेगा, उसमें एक ब्रास का कप रहेगा, एक बर्तन रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बर्तन रहेगा। इसी में जो आपका पेस्ट बना है, जो पेस्ट बनाए हुए हैं, जो हम बनाए हैं 120 ग्राम का पेस्ट, ठीक है, इसी पेस्ट को ला करके इसमें भर देना। तो यहाँ तक भर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें भर दिए, बराबर कर दिए। अब बराबर करने के बाद क्या करना है, इसमें एक ग्रू काटना है। ग्रू मतलब क्या होता है, इसमें क्या करना है, इसमें से जैसे देखिए बर्तन आपको दिख रहा है, अगर ऊपर से दिखाएं तब भी देखिए ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। इसी में आपका सॉइल भरा हुआ है, इसी में सॉइल आपका भरा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे उंगली से खींच लिए, उंगली से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच दे रहे हैं। जैसे खींचेंगे एकदम उंगली डाल करके जैसे घी निकालते हैं वो ऐसे ऐसे निकाल देंगे। तो आप देखेंगे ये जो कटा हुआ चीज है इसी को बोलते हैं ग्रू, ठीक है। तो इसी चीज को आपको वो काटना है, इसमें ग्रू काटना है। उसको ग्रू काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रूविंग टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 ग्रूविंग टूल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक होता है हमारा कैसे ग्रांडे टाइप और एक होता है हमारा ASTM टाइप, ठीक है। तो ग्रूविंग टूल की जरूरत है, उसके बारे में बताते हैं। ग्रूविंग टूल्स, ठीक है। बाकी और प्रोसीजर अभी आगे बताएंगे, सारी चीजें बता लें। तो 2 ग्रूविंग टूल्स आपको देखने को मिलेगा। एक होगा हमारा कैसे ग्रांडे ग्रूविंग टूल और एक होता है हमारा अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मशीन, ठीक है ना। ASTM टाइप ग्रूविंग टूल, ठीक है ना। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से कैसे ग्रांडे होता है और ASTM टाइप वाला भी, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। देखिए उतना अच्छा तो बना नहीं होगा, फिर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से ये बना होता है। बाकी फिगर में आप देख लीजिए वो एग्जैक्ट दिख रहा होगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रूविंग टूल है कैसे ग्रांडे वाला। यहाँ पर अगर चौड़ाई आप देखेंगे, ये चौड़ाई आप देखिए, ये चौड़ाई, ये जो हरा वाला बना रहा है चौड़ाई, ये रहता है हमारा 11 mm, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉप विड्थ। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये वाला चौड़ाई आपको दिखेगा 2 mm, ठीक है। और गहराई आप अगर देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गहराई देखिए, यहां से लेकर के यहां तक गहराई देखेंगे तो ये होगा हमारा 8 mm, ठीक है ना।
ये होगा हमारा 8 mm। इसमें देखिए ASTM टाइप में इसमें कुछ इस तरीके से होगा, फिगर देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बाकी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हत्था लगा है, समझाने के लिए बना दे रहे हैं, बाकी आपको एग्जैक्ट आपको फिगर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। ये है ASTM टाइप। इसमें भी जब ग्रू काटेंगे, देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे कटोरे में डाल करके ऐसे पूरा खींच करके निकाल देंगे, मिट्टी आपको कट करके उसी के साथ बाहर आ जाएगी। जब मिट्टी कट करके आएगी तो देखिए फिगर कैसा रहेगा, जब मिट्टी हम लोग काट लेंगे तब, ग्रू बना लेंगे तब, देखिए इस तरीके से ग्रूविंग हो जाएगी, इस तरीके से ये कट जाएगा, इस तरीके से ये कट गया। नीचे आपको 2 mm दिखेगा, ये दिखेगा आपका 11 mm। अगर इससे काट रहे हैं तो ये दिखेगा 11 mm, और ये हाइट जो कटने की दिखेगी ये आपको दिखेगी 8 mm। अगर इससे काटेंगे तब ये चौड़ाई आपको दिखेगी कितना, 11 mm। ये आपको दिखेगा 11 mm। अगर आप किससे काटे हुए हैं, इस हरे वाले से, मतलब नीले वाले से, कैसे ग्रांडे से काटे हैं तो आपको ये दिखेगा 11 mm। लेकिन अगर ASTM टाइप का यूज किए हैं, अगर ASTM टाइप का यूज कर रहे हैं तो जो ये ऊपर वाली चौड़ाई आपको दिख रही है, टॉप विड्थ, ये दिखेगा आपको 13.5 mm। दूसरे कलर से लिख देते हैं, 13.5 mm दिखेगा। नीचे की जो चौड़ाई है, बॉटम विड्थ, ये आपको दिखेगा 2 mm, और ये हाइट आपको दिखेगी कितना, 10 mm, ठीक है। तो अगर आप यूज करेंगे ASTM टाइप का तो वहां पर साइज आपका सब बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अलग हो जाएगा। यहाँ की चौड़ाई 13.5 mm हो जाएगी, बॉटम की 2 के बराबर ही रह जाएगी, और हाइट इसकी जो रहेगी वो 10 mm हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। इस मेथड का यूज, इस ग्रूइंग टूल का तभी यूज करेंगे जब आप क्ले का प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्ले का आप लिक्विड लिमिट अगर निकाल रहे होंगे तब आपको ग्रूइंग टूल के रूप में कैसे ग्राइंडर वाला यूज करना है। लेकिन अगर कम प्लास्टिसिटी वाला है, जैसे सिल्ट, ठीक है, सिल्टी सॉइल है, सिल्ट वाला सॉइल है जिसके अंदर प्लास्टिसिटी जो है क्ले से थोड़ा कम होती है, उनके लिए इस ग्रूविंग टूल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अंतर देख लेंगे, जब क्ले रहेगा तो इसका यूज करेंगे, जब सिल्टी सॉइल रहेगा तो ASTM टाइप का। तो यहाँ पर ग्रूविंग कट गया, देखिए ग्रू आपका कट गया। अब आगे का बात करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, बाकी मिटा रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से। किसी को दिक्कत है तो दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो इसमें भी लिख देते हैं हाइट, यहाँ का हाइट रहेगा ये वाला हाइट 10 mm। टॉप विड्थ की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13.5 mm। बॉटम विड्थ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 mm। इसका टॉप विड्थ तो देख लीजिए 11 mm, हाइट 8 mm और नीचे की चौड़ाई 2 mm, ठीक है। क्ले के लिए ये वाला कैसे ग्राइंडर वाला टूल यूज कर लेंगे, ASTM टाइप यूज करना है तो सिल्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल के लिए हम लोग चल रहे हैं लिक्विड लिमिट टेस्टिंग मशीन पर। आप पूरा मशीन का अरेंजमेंट बना रहे हैं, बाकी फिगर में देखिए आपको दिख रहा होगा। टेस्टिंग मशीन फिगर में देखिए बहुत अच्छा है, वो तो मतलब फिगर ही है, यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये वाइट बोर्ड है, वह मार्कर से बना रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड होता तो समस्या ही खत्म रहती। चलिए देखिए बना दे रहे हैं। एक आपका रहेगा ये बेस, इसको मिटा ही दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बेस है, ठीक है, ये रबर का होगा, रबर बेस, स्टैंडर्ड रबर बेस, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड रबर होगा उसी का है, आधार है, ठीक। इसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहीं पर वो ब्रास का कप बना रहे हैं। बन जा भैया, चलिए जैसा बन रहा है वैसा बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका कप बन गया, इसी में मिट्टी हम लोग भरे हुए हैं, मिट्टी भरे हुए हैं, ग्रू काट लिए हुए हैं, ग्रू कट गया है, ठीक है। ये सॉइल ये है,
इस तरीके से, ठीक है। ग्रुप कटा हुआ है, देखिए टेढ़ा सा है थोड़ा सा। आप देखेंगे उसमें फिगर में जो रियल में दिख रहा है कुछ ऐसे रहता है, बार बार इसी के ऊपर गिरेगा। ये हमारा देखिए हाइट, इस हाइट को लिखना जरूरी है। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ फॉल। ये होता है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और भी अरेंजमेंट होता है, कुछ और अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अरेंजमेंट होता है, पूरा नहीं बना रहे हैं। इसको पकड़ करके ऐसे से घुमाते हैं, जब आप घुमाएंगे तो बहुत सारा अरेंजमेंट है, उसको नहीं बना रहे हैं, बना भी नहीं पाएंगे हम ऐसे, ठीक है ना। इसको बार बार जब घुमाएंगे ना तो ये क्या होता है, ऊपर जाएगा, 1 सेंटीमीटर हाइट उठेगी और पट से आकर के इसी के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। एक बार घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो उठेगा, पट से आकर के यहाँ गिरेगा। तो यहाँ पर ब्लोज लगेंगे। ब्लोज मतलब हथौड़े से नहीं मारते हैं कहीं पट पट, तो उसको ब्लोज ही तो बोला जाता है, ठीक है ना, पिटाई कहते हैं। तो एक बार चलाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर हाइट से आकर के इसी पर गिरेगा, ठीक है। तो जब बार बार आप इसको ऐसे से चलाएंगे ना तो फिर क्या होगा, जो ये ग्रूव कटे हुए हैं, ठीक है ना, जो ग्रूव कटे हुए हैं ये क्या होंगे, लगेंगे डिफॉर्म होने। डिफॉर्म होने क्या होगा, यहाँ से फिसलेगा नहीं, फिसल जाएगा तो प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, छोड़ करके फिर नया सैंपल लेंगे। क्या होगा, ये लगेगा यहाँ से डिफॉर्म होने, डिफॉर्म होकर के ये भी डिफॉर्म होगा, बार बार यहाँ पीटने से आकर के ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है ना। जब चिपक जाएगा तो जितने नंबर आप ब्लोज मारे हैं आप उसको लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे इसको बार बार घुमा रहे हैं, जैसे 20 ब्लोज मारे, 20 ब्लोज मारे तो तुरंत आकर के क्या हुआ, यहाँ पर चिपक गया, ठीक है ना। तो जब चिपक गया तो n बराबर हम लिख लेंगे 20, और फिर क्या करेंगे, इसमें से 15 ग्राम सॉइल ले लेंगे और उस सॉइल का लेकर के वाटर कंटेंट निकाल लेंगे, ठीक है। और वाटर कंटेंट यहाँ पर W1 कर लेंगे, तो यहाँ से W1 पता चल जाएगा, यहाँ से 20 पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है, देखिए आपको करना कैसे है, पूरा तो प्रोसीजर बताएं, फिर भी एक बार बताते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पूरा अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद इस हैंडल को घुमाएंगे, हैंडल को ऐसे से घुमाएंगे तो नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज जो है 2 पर सेकेंड, ठीक है। आपको ऐसे घुमाना है, आपको इसको ऐसे घुमाना है कि ये जो कप है 1 सेकेंड में 2 बार यहाँ पर टकराए, ठीक है। जब 2 बार टकराएगा तो एक समय आएगा जब बार बार टकराएगा, आकर के आपस में ये चिपक जाएंगे। जैसे ये चिपकेंगे डिफॉर्म होकर के चिपक जाएंगे। अगर डिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये स्लाइड कर जा रहा है, ये विकृत नहीं हो रहा है, ये जो है इस तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ऐसे होकर के डिफॉर्म होकर के आकर चिपकेगा। लेकिन अगर डिफॉर्म ना होकर के ऐसे रह जा रहा है और ये वाला स्लाइड करके आकर चिपक रहा है, तब तुरंत ये प्रैक्टिकल रोक देंगे, फिर से दोबारा करेंगे, सॉइल हटाएंगे, फिर से करेंगे। इसको डिफॉर्म होकर के ही चिपकना है। तो जैसे जैसे इसको चलाएंगे ना तो आ करके ये चिपकेगा। जब चिपक जाएगा, जितने नंबर ऑफ ब्लोज पर ये चिपका है उस नंबर ऑफ ब्लोज को क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, फिर इसका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉइल सैंपल लिए हैं, एक बार थोड़ा पानी मिलाए हैं, एक बार थोड़ा पानी मिला रहे हैं अथवा ज्यादा मिला रहे हैं, आपकी मर्जी है। बहुत ज्यादा पानी मिला दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी मिलाए पहली बार, तो सॉइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रखे हैं, जैसे 2-3 ब्लोज मारे, आकर के चिपक गया, ठीक है ना, आकर के चिपक गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, थोड़ा और पानी कम कर रहे हैं, फिर बार बार घुमा रहे हैं। जब बार बार घुमाएंगे तो फिर आकर के चिपक रहा है। पहली बार में हम लोग देखे 4 ब्लो मारे तभी चिपक गया, फिर अगली बार देख रहे हैं 10 ब्लो मार रहे हैं तब चिपक रहा है, फिर देख रहे हैं 15 ब्लो मार रहे हैं तब चिपक रहा है, उसके बाद देख रहे हैं 30 ब्लो मार रहे हैं, पानी और कम कर रहे हैं, तब आकर के चिपक रहा है। ऐसे आप क्या करेंगे, वाटर कंटेंट भी निकालेंगे और नंबर ऑफ ब्लोज भी निकालेंगे, ठीक है ना। एक समय आएगा, मान लीजिए पानी आप कम ज्यादा करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी कम ज्यादा कर रहे हैं, तो एक समय आ रहा है कि आप इतना पानी मिला दिए, आप इतना पानी मिला दिए कि 25 ब्लोज मारने के बाद क्या हो रहा है, जैसे 25वां ब्लो लग रहा है, ये आपस में आकर के ऐसे चिपक जा रहा है। अगर 25 ब्लो पर आकर के यहाँ पर चिपक जा रहा है, उस समय सॉइल के अंदर जो आप पानी मिलाए रहेंगे वही वाटर कंटेंट कहलाएगा हमारा लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको लिक्विड लिमिट आसानी से नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट यहाँ से निकला है वाटर कंटेंट का और नंबर ऑफ ब्लोज का, दोनों के बीच में एक हम लोग कर्व बनाते हैं और उस कर्व के हिसाब से, उस कर्व के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उस कर्व को हम लोग बोलते हैं फ्लो कर्व, ठीक है ना। यानी यहाँ से जो रिजल्ट आया है उसको हम एक कर्व पर प्लॉट करेंगे, उस कर्व को बोलेंगे हम लोग फ्लो कर्व, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, वो कर्व बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे, ठीक है। तो एक कर्व हम लोग चल रहे हैं बनाने, ठीक है ना। यहाँ रहेगा वाटर कंटेंट,
वाटर कंटेंट परसेंटेज में, ठीक है। इधर रहेगा नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज किस पर रहेगा, लॉग स्केल पर रहेगा, लॉग बेस 10 पर, ठीक है ना, लॉग बेस 10 पर रहेगा। ये हमारा लॉग में रहेगा, ये बिना लॉग का रहेगा वाटर कंटेंट, ठीक है। इसीलिए इस कर्व को बोल देते हैं हम लोग सेमी लॉगरिथमिक कर्व, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो कर्व है, इसमें वाई एक्सिस पर देखेंगे वाटर कंटेंट रहेगा और एक्स एक्सिस पर हमारा रहेगा नंबर ऑफ ब्लोज, वो भी लॉग में रहेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे इधर लॉग दिखेगा इधर लॉग नहीं दिखेगा, तो कहेंगे सेमी लॉगरिथमिक कर्व है, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल किए, क्या किए, सॉइल के अंदर बहुत पानी मिला दिए, बहुत ज्यादा पानी मिला दिए, उसके बाद प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी मिला दिए। शुरुआत में ही वाटर कंटेंट W1% है, बहुत ज्यादा पानी मिला दिए, बहुत ज्यादा पानी मिला दिए, उसके बाद क्या हो रहा है, 4 ब्लो ही मार रहे हैं, 4-5 ब्लो मार रहे हैं, तभी आकर के चिपक गया था, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा रहेगा, यहाँ पर कुछ और लिखा रहेगा, 5, 10, 15, 20, 30 नंबर ऑफ ब्लोज लिखे रहेंगे। तो मान लेते हैं जब W1 वाटर कंटेंट था तो N1 ब्लोज मारे, N1 ब्लोज मारे, तभी क्या हुआ, आकर के चिपक गया। तो मान लेते हैं N1 यहीं पर है, N1 यहीं पर है, तो इसको लिख देंगे log बेस 10 N1, ठीक है ना। इस समय जो वाटर कंटेंट था आपका यहाँ था, देखिए यहाँ था, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब इस सॉइल को हटा दे रहे हैं, वही सॉइल है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि 4 ही 5 बार मारे तभी आके चिपक गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा पानी कम कर दे रहे हैं, यहाँ आ गए W2 पर आ गए। जब W2 पर आ गए, वाटर कंटेंट थोड़ा कम कर दिए, अब क्या, जब ब्लोज मारेंगे तो जो 4 बार में ही चिपक जा रहा है, 4 बार में थोड़ा, तो 8 बार 10 बार में चिपकेगा। तो मान लीजिए N2 ब्लो मार रहे हैं, तब आकर के वो ग्रू जो है फिल हो जा रहा है, ठीक है। तो N2 थोड़ा इससे तो ज्यादा ही होगा, तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ है, ठीक है ना, कहीं और आ गया तो ये हमें मिल गया, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ मिल जाएगा, मान लीजिए, ठीक है ना। ऐसे हम लोग W3 कर लेंगे, W3 पर आपको N3 मिलेगा, ठीक है ना, W4 पर कुछ और मिलेगा, ठीक है। उन सभी बिंदुओं को, जैसे देखिए इसको मिलाएंगे तो एक रेखा मिल जाएगा, ऐसे इसको मिलाएंगे तो रेखा मिलेगा। ये जो कर्व मिलता है बिल्कुल रेखीय मिलता है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपको रेखीय मिल जाएगा। जैसे ये W1 है, ठीक है, ये आपका यहाँ आ गया W2, ये आपका W3, ठीक है। तो इस तरीके से मिल रहा है, ये हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे नंबर ऑफ ब्लोज, देखिए N1 है, ये log बेस 10 N2 है, और यहां पर N3 लिख लेंगे, ठीक है, ये आप कर लेंगे। तो ये जो कर्व बना इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लो कर्व, ठीक है। लेकिन हम लोग जो वाटर कंटेंट निकालना है, अगर हमें लिक्विड लिमिट निकालना है, तो जब नंबर ऑफ ब्लोज पर, जब नंबर ऑफ ब्लोज 25 बार हो, उसी पर जाकर के सॉइल चिपक जाए, उस समय जब नमी की मात्रा होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये N1 है, मान लेते हैं ये N1 यहाँ 5 लिखा था, मतलब 10 था, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। इसके यहाँ पर लिखा है 20 और यहाँ पर लिखा है 30, ठीक है। तो इनके बीच में 25 होगा, यहाँ पर ये 25 होगा, ठीक है। N log बेस 10 ये 25 है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, और इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरपोलेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ 25 लिखा है, इसी के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा लिक्विड लिमिट, क्योंकि डायरेक्टली आप 25 ब्लो पर कभी नहीं चिपका पाएंगे, कभी ज्यादा कभी कम पर होगा। तो पानी कम ज्यादा करके ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद 25 नंबर के ब्लोज पर क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। अब एक चीज और बता देते हैं आपको, इस फ्लो कर्व का आप क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यही तो स्लोप होगा, थीटा, इतने को ही देख लीजिए, जहां भी देखेंगे स्लोप आपका तो फिक्स ही रहेगा, कहीं भी देखेंगे ये थीटा सब बराबर ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर स्लोप निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, ठीक है, उसको कर सकते हैं tan थीटा,
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है ना। लंब देखिए यहाँ से यहाँ तक W1 है और यहाँ से यहाँ तक W2 है। हम लोग क्या करें, W1 में से ये W2 घटा दें तो तुरंत ये दूरी मिल जाएगा, तो ये दूरी हो जाएगी हमारी W1 माइनस W2, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आधार क्या इतना ही निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक N2 है, N1 यहाँ से हटा दें, जैसे N1 हटाएंगे N2 में से तुरंत ये दूरी मिलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा log बेस 10 N2 माइनस log बेस 10 N1, ये दूरी हो गई। tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई log बेस 10 N2 माइनस log बेस 10 N1, ठीक है ना। log वाले को दूसरे टर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर W1 माइनस W2, इसको लिख सकते हैं log बेस 10 N2 अपान N1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो tan थीटा है इसी को बोला जाता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। जो फ्लो कर्व का स्लोप होता है इसी को बोला जाता है फ्लो इंडेक्स। tan थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, IF, इसी को कहा जाता है फ्लो इंडेक्स, IF फ्लो इंडेक्स। तो IF हमारा हो गया फ्लो इंडेक्स, इसको लिख सकते हैं IF को फ्लो इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फ्लो इंडेक्स से क्या समझ में आ रहा है, देखिए फ्लो इंडेक्स से क्या समझ रहा है, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, ऊपर वाली चीज देखिए, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो IF का मान ज्यादा होगा, अगर पानी के अंदर, अगर सॉइल के अंदर पानी ज्यादा होगा तो उसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो फ्लो इंडेक्स है वो बताता है, इंडिकेट करता है कि सॉइल कितना फ्लोएबल है, जितना ज्यादा IF होगा उतना ज्यादा सॉइल के अंदर फ्लूइडिटी होगी, मतलब लिक्विड होगी, उतना ही कम उसके अंदर शियर स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, जैसे अगर आप देखना चाहें, देखिए अगर देखना चाहते हैं IF का मान, अगर ये कर्व क्या होता, ऐसे ना होकर कि ये कर्व ऐसे होता और फ्लो इंडेक्स देखते हैं थीटा बहुत ज्यादा मिलता, जब बहुत ज्यादा मिलता तो क्या मतलब था, नंबर ऑफ ब्लोज कभी कम ही मारे तभी ये क्या हुआ करके चिपक गया, आसानी के साथ बह गया, तो फ्लूइडिटी उसकी ज्यादा हो गई, मतलब उसके अंदर शियर स्ट्रेंथ आपका कम होता है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर यही याद रखेंगे, बाकी इसके बारे में आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको स्लोप याद रखना पड़ेगा, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई log बेस 10 N2 माइनस log बेस 10 N1, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लो इंडेक्स। अब देखिए आगे थोड़ा सा फ्लो इंडेक्स के बारे में और बताते हैं। फ्लो इंडेक्स का मतलब है कि उस सॉइल के अंदर जो है बहने की प्रॉपर्टी कितना है उसी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो IF इज द इंडिकेटर ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ सॉइल, ये बताएगा कि सॉइल में बहने का गुण कितना है, जितना ज्यादा IF का मान होगा उतना ज्यादा फ्लूइडिटी होगी, ठीक है ना। IF का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, फ्लूइडिटी उतना ही ज्यादा होगी। अगर फ्लूइडिटी उतना ही ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ये लिक्विड वाला केस होगा, ठीक है। जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी, जब लिक्विडिटी बढ़ता है, जब लिक्विडिटी बढ़ने लगेगा, सॉइल गाढ़ेपन से पतला होने लगेगा तो शियर स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ जो होगा वो घट जाएगा। तो डायरेक्टली अगर बात करें IF और शियर स्ट्रेंथ को देखें, ठीक है ना, अगर फ्लो इंडेक्स बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेंथ घटेगा, एक चीज आपको याद रखना है। IF अगर इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, हमारा शियर स्ट्रेंथ जो है वो घटेगा, यानी कह सकते हैं IF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है ना। IF जितना ज्यादा होगा, जितना तेजी से पानी बहेगा उतना ही कम शियर स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। अगर शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो बहेगा नहीं, जब शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो IF कम हो जाएगा, मतलब बहने की गुण कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा फ्लूइडिटी का मतलब, फ्लूइडिटी क्या दर्शा रहा है सॉइल के इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी भी, ये बता रहा है क्या चीज, कि सॉइल कितना बह सकता है, कम रहेगा तो कम बहेगा, या IF का मान ज्यादा है तो ज्यादा बहेगा तो शियर स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे
ठीक है ना। तो नोट करके आपको एक पॉइंट बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो देखिए नोट करके लिख रहे हैं, नोट करके लिख रहे हैं। ठीक है ना। एक कर्व बना रहे हैं, फ्लो कर्व है, फ्लो कर्व है, नंबर ऑफ ब्लोज है। ठीक है ना। log बेस 10 n में इधर बढ़ रहा है, इधर वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है। ठीक है ना। दो कर्व यहां पर बना हुआ है, सॉइल ए है, ए सॉइल, ठीक है ना, और एक और कर्व हमारा बी, बी कर्व है, ये सॉइल बी है। ठीक है। सॉइल ए है, कर्व ए है, ये सॉइल ए है। ठीक है ना। ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें से कौन सा सॉइल है जिसका शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है। तो क्वेश्चन है विच हैव मोर शियर स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सा सॉइल है जो जिसके पास ज्यादा शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है। ए के पास ज्यादा शियर स्ट्रेंथ है अथवा बी के पास ज्यादा शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। तो आपको पता लगाने के क्या आपको ठीक है। तो अगर आपको पता लगाना है कि किसके पास ज्यादा शियर स्ट्रेंथ है, तो ये तो फ्लो कर्व है, दिख रहा है आपको वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लोप निकाल लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे हॉरिजॉन्टल, इसी के पैरेलल, और यहाँ भी खींचेंगे। ठीक है। ये थीटा देखिए, इसको थीटा भी लिख दे रहे हैं और इसको थीटा ए लिख दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, ये दिख रहा है लगभग 70 डिग्री, ये दिख रहा है 30 डिग्री। यहाँ पर दिख रहा है थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी। ठीक है। जिसका स्लोप ज्यादा उसका फ्लूइडिटी ज्यादा, आई एफ इज ग्रेटर देन दिख गया आई एफ बी। ठीक है ना। ए का जो फ्लो इंडेक्स है वो ज्यादा है, मतलब इसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी ज्यादा है, ए के अंदर बहने की प्रॉपर्टी ज्यादा है और बी के अंदर बहने की प्रॉपर्टी कम है। जब ज्यादा नंबर ऑफ फ्लो मार रहे हैं तब ये फैल रहा है, ये कम ही नंबर ऑफ फ्लो पर आकर के आपस में चिपक जा रहा था। ठीक है। तो आई एफ बहने का जो गुण है इसके अंदर ज्यादा है और यहाँ पर जो बी के पास बहने का गुण कम है। तो जिसके पास बहने का गुण ज्यादा होगा उसके अंदर शियर स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी, जो कम बहेगा उसका शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है। तो बी जो है इसके पास शियर स्ट्रेंथ आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, एक नोट और है, उसको भी देख लीजिए, तब आगे और बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है, नोट 2, नोट 2 में क्या कर रहे हैं, जो बेस रबर है, नोट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बेस है, रबर का बेस है, उस रबर को हम चेंज कर दें तब क्या होगा, फ्लूइडिटी घटेगी कि बढ़ेगी, क्या होगा, ये आपको बताना है। नोट 2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका हार्ड रबर है, हार्ड रबर बेस है। ठीक है ना, नंबर 1। दूसरा हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड है जिस पर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, स्टैंडर्ड रबर बेस, रबर बेस। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा सॉफ्ट रबर बेस, सॉफ्ट रबर बेस है। ठीक है ना। यहाँ पर भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये बर्तन है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बर्तन है, यहाँ पर एक बर्तन है, ये भी एक बर्तन है। ठीक है ना। सब में एक ही सॉइल भरा गया है, सब में जो है एक ही सॉइल भरा गया है, ग्रुप काट करके। सब में एक ही सॉइल है और एक ही वाटर कंटेंट है, बराबर वाटर कंटेंट है। सब में बराबर वाटर कंटेंट है, सॉइल एक ही है। ठीक है ना। सेम सॉइल है, सेम सॉइल है, सेम वाटर कंटेंट है। ठीक है ना। बस क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिकल किया जाता है 3 बेस पर, 3 बेस पर प्रैक्टिकल किया जा रहा है, एक 1, 2 और 3। ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछेगा कि किस केस में जो है फ्लो इंडेक्स आपका ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। किस केस में आपको फ्लो इंडेक्स ज्यादा मिलेगा, इसमें हार्ड रबर वाले पर अथवा स्टैंडर्ड वाले पर अथवा सॉफ्ट वाले पर। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए
स्टैंडर्ड वाला मतलब ये हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाला हमारा यही है, ठीक है। अब क्या आपको समझाने के लिए क्या बता रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप का है। इसका क्या मतलब है, इससे रबर से ज़्यादा ये वाला कठोर है और इससे मुलायम ये वाला है, ठीक। अब देखिए क्या है, जो पहलवान लड़ रहे हैं वो क्या लड़ रहे हैं, मिट्टी पर। दो पहलवान मिट्टी पर लड़ रहे हैं, ठीक है ना। मिट्टी पर एक पहलवान उठा करके पटक रहा है दूसरे को, ठीक है। एक जमीन पर गिरा, इसको कुछ चोट लगा, इसको कुछ यहाँ पर चोट लग गया। अब क्या है, यही पहलवान यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच रहा है और यहाँ पर क्या है, पत्थर है, पत्थर पर उठा करके पटक रहा है। जब पत्थर पर उठा करके पटकेगा तो और चोट लगेगा। यहाँ पर रजाई है, मुलायम है, रजाई पर उठा करके पटकेगा तो उसको कम चोट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का कंसेप्ट लगाना है। ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है, तो आप क्या कर रहे हैं, वही सॉइल है, आप क्या कर रहे हैं, इसको बार बार इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पटक रहे हैं, ब्लोज दे रहे हैं। तो देख रहे हैं ये 10 ब्लोज जब मार रहे हैं तभी ये क्या हो रहा है, आपस में आकर के चिपक जा रहा है, ठीक है। अब ये बहुत हार्ड था तो बहुत तेजी से यहाँ पर चोट लग रहा था तो जल्दी से आके चिपक गया। आप देखिए ये वाला जो है इस वाले से थोड़ा सा मुलायम है। अब इसको जब वही पटकेंगे सेम हाइट से पटक रहे हैं तब ये इसमें तो बहुत जल्दी आकर के चिपक गया। तो IF का मान यहाँ से आया होगा, IF हार्ड बेस रबर, हार्ड बेस कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप उतने में ही नहीं ये चिपकेगा, कम से कम ये 15 ले लिया, मान लेते हैं 15 ब्लोज जब ले रहा है तब जाकर के चिपक रहा है, यानी कि IF यहाँ पर क्या हो गया, आपका कम हो गया। यहाँ पर तेजी से बह रहा है, यहाँ पर तेजी से नहीं बह रहा है, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन गया, ठीक है ना। बिल्कुल वाटर कंटेंट ये है, बिल्कुल 4 ही बार 10 ही बार मारे तभी। अब इसमें क्या हो रहा है, 10 बार नहीं 15 बार मार रहे हैं तब, मतलब ये देखिए कर्व इसमें 10 वाला ये था, 15 वाला यहाँ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लोज इसमें ज़्यादा लग गया, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ ब्लोज इसमें ज़्यादा हो गया तो इसमें IF जो है ज़्यादा तेजी से फ्लो हो गया, इसमें स्लोप छोटा हो गया तो फ्लो इंडेक्स इसमें कम हो गया। अब मुलायम है, ये मुलायम में जाएंगे तो 15 नहीं 20 ब्लोज 25 ब्लोज मारेंगे तब ये होगा। तो आप देख रहे हैं कर्व, ये 10 वाला था, ये 15 वाला है और ये हमारा हो गया 20 वाला। तो इसमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लो मार रहे हैं तब फैल रहा है, तो मतलब इसमें फ्लो इंडेक्स इसमें जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्लो इंडेक्स इसमें मिलेगा, IF इसका ज़्यादा होगा, इस वाले का IF इससे थोड़ा छोटा होगा और इस वाले का IF जो होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। तो अगर बेस रबर आप चेंज कर रहे हैं, अगर हार्ड कर रहे हैं तो सॉइल की फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। अगर आप क्या करेंगे, हार्ड रबर लाएंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी सॉइल की। अगर आप सॉफ्ट ले आएंगे रबर तो फिर क्या होगा, फ्लूइडिटी घट जाएगी। यहाँ से आपको यही देखने को मिला है, ठीक है ना। तो अगर बेस रबर आप चेंज करते हैं, जो बेस रबर है हार्ड करेंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, हार्ड से आप क्या करेंगे, सॉफ्ट कर देंगे तो फ्लूइडिटी घट जाएगी। तो यहाँ से ये आपको समझ में आया। तो दूसरा वाला जो था ये रबर बेस को हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज कर दे रहे थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब एक नोट और है उसको भी लिख लेते हैं। एक नोट और है हमारा नोट 3, ये इंपॉर्टेंट है सब, नोट 3। अब एक सवाल है, एक सवाल एक ये है, दूसरा सॉइल ये है। दोनों का आयतन सेम है, दोनों का वॉल्यूम जो है VV है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सॉइल के पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल अलग अलग सॉइल हैं, बस आपको समझा दें, उसके बाद एक पॉइंट बताना है तब आपको बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में पानी डाल रहे हैं, दोनों में 5 लीटर पानी डाल दिए, इसमें भी 5 लीटर पानी डाल दिए, ठीक है ना। पानी डाल दिए, अब ये फुल्ली सैचुरेट हो गया। मान लीजिए 5 लीटर पानी डालने से ये फुल्ली सैचुरेट हो गया, ठीक है ना। 5 लीटर इसमें डाले, फुल्ली सैचुरेट हो गया। इसमें 5 लीटर नहीं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 7 लीटर जब पानी डाल रहे हैं तब ये फुल्ली सैचुरेट हुआ, फुल्ली सैचुरेट हो गया, ठीक है ना। 7 लीटर डालने पर ये फुल्ली सैचुरेट हो रहा है और 5 लीटर डालने पर ये वाला, ठीक है ना। और वॉल्यूम दोनों का बराबर ही है, अलग अलग सॉइल है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, और पानी ऐड कर रहे हैं,
पानी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जब धीरे धीरे पानी बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, 2 लीटर और बढ़ा दिए, 2 लीटर और बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जा रहा है, किसी ऐसे वाटर कंटेंट पर पहुंच जा रहा है कि इसके जस्ट बाद और पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। मतलब 7 ही लीटर पानी मिलाने पर क्या हो रहा है, ये अपना जो है स्टेट चेंज कर दे रहा है, पहुंच जा रहा है लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। अभी इसमें 7 लीटर मिलाए तो अभी ये क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है, श्रिंकेज पर है। 3 लीटर और पानी मिला रहे हैं, जब 3 लीटर और मिला रहे हैं तब ये पहुंच रहा है लिक्विड लिमिट पर। इससे ज़्यादा और पानी मिलाएंगे तब ये चला जा रहा है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। यानी कि इसका लिक्विड लिमिट जो है इसके लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है। आप देख रहे थे 5 लीटर बनाए तभी इसके वाइट्स भर गए, इसमें 7 लीटर पानी डालें तब वाइट्स भरे हैं, इसके अंदर वाइट्स की संख्या ज़्यादा है। अगर किसी सॉइल के अंदर आप लिक्विड लिमिट ज़्यादा पाते हैं, अगर लिक्विड लिमिट किसी का सॉइल में ज़्यादा है तो जैसे लोड आप लगाएंगे इसमें सेटलमेंट भी आपका ज़्यादा होने लगता है। मतलब अगर किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। जिसके अंदर लिक्विड लिमिट कम होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। मानते हैं इसका लिक्विड लिमिट 40% है और इसका हमारा 50% है, ठीक है ना। इसका 50% लिक्विड लिमिट है, इसका 40%। इस पर लोड लगाएंगे तो इसके वॉल्यूम में कमी कम देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर लगाएंगे तो इसके वॉल्यूम में कमी ज़्यादा दिखने को मिलेगा। मतलब ये वाला ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा और ये वाला कम कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक नोट यही है, अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज़्यादा होती है, होती है तो उस सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आप ये याद करके रखेंगे, आपके पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं द सॉइल हैज़ more liquid limit then it shows more compressibility, ठीक है ना। ये चीज़ है, बाकी हिंदी में बता दे रहे हैं कि अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर कोई सॉइल है, ये आप तो याद रखना है, ये भी अगर किसी सॉइल का लिक्विड लिमिट 50% है, 50% अथवा इससे ज़्यादा है तो ऐसे सॉइल के ऊपर आपको सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेटलमेंट के बाद वो क्या होगा, धंस जाएगा, जैसे लोड लगेगा वैसे बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगा। तो जिस भी सॉइल की लिक्विड लिमिट 50% अथवा उससे ज़्यादा होती है उस पर जो है निर्माण नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना। अगला नोट, लिक्विड लिमिट पर कोई भी सॉइल हो उसका जो शियर स्ट्रेंथ होता है सभी सॉइलों का वो सेम होता है। कितना होता है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा 0.27 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिक्विड लिमिट पर सभी सॉइल सेम शियर स्ट्रेंथ दर्शाते हैं, नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ दर्शाते हैं। अमाउंट की बात करें तो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बारे में, और साथ ही साथ जितने इंडेक्स आते हैं, जैसे प्लास्टिक इंडेक्स है, फ्लो इंडेक्स हो गया हमारा, कंसिस्टेंसी वाली चीज़ पढ़ लेंगे। मतलब सारा का सारा अगले लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे प्लास्टिसिटी वाला, ठीक है। प्लास्टिसिटी वाला और कंसिस्टेंसी वाला अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।